सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के क्रम में हम सभी का क्लास नंबर 49 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया है। तो बच्चों, आप बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक बने रहें और मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत रिस्पॉन्स करें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो रिप्लाई किया जाएगा। ओके। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे या फिर टफ लगे उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया मेहनत ही आपके एग्ज़ाम को सफल बनाता है। ओके, तो चलिएगा अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, ऐसे लोगों का समूह जो सेम लोकेलिटी में रहते हों उनको क्या कहा जाता है? नेबरहुड कहते हैं, या पब्लिक कहेंगे, या कम्युनिटी कहेंगे, या क्राउड कहेंगे? व्हाट विल बी राइट आंसर, बताइएगा। नेबरहुड यानी पड़ोसी, पड़ोस, या पब्लिक, या कम्युनिटी, या क्राउड। बहुत मिलते जुलते ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, बट आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फटाफट आंसर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेबरहुड आंसर नहीं होगा, पब्लिक भी नहीं होगा। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? समुदाय। ठीक है, बहुत अच्छे। बिल्कुल, क्राउड भी आंसर नहीं होगा, तो कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर। बिरादरी, कम्युनिटी, ये सब शब्द, समुदाय, ये सब यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन पर देखें। वन हु इज बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड, यानी 80 से 89 के बीच में जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेप्टोजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन, या सेक्साजेनेरियन? बताइए क्या करा जाए। देखिए, आपको बस ध्यान रख कर करना पड़ेगा कि ये क्या मतलब होता है। तो सेप्टा मतलब 7 होता है, सेप्टा 7 से बना है। ऑक्टा 8 से बना है, ध्यान रखिएगा। नोना 9 से बना है और सेक्सा आपका 6 से बना है। ओके, तो आप ये देखिएगा, 80 पूरा हो गया है, 80 से 89 है, बट 90 नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। और आपको नोना भी आंसर मिलेगा। तो 90 नहीं हुआ है, 80 से 89 ऑक्टाजेनेरियन होगा। मतलब 80 वर्ष से 89 वर्ष के व्यक्ति को क्या ऑक्टाजेनेरियन कहा जाता है। नोना तो आपका क्या हो जाएगा? 90 से 99, और सेक्सा आपका हो जाएगा 69 से 60 से 69, और सेप्टा हो जाएगा 70 से 79 तक। तो ऑक्टा बी आंसर करेक्ट होगा। बहुत अच्छे, बी वाले बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम के में कारगर साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, कोई ऐसा व्यक्ति जो सजावट पूर्ण ढंग से लिखता है, इसका मतलब सुंदर लिखता है, सुलेख लिखता है, खुश नवीस राइटिंग उसकी होती है इन हिंदी। तो बताएं क्या कहेंगे? कैलीग्राफर कहलाएगा, कार्टोग्राफर कहलाएगा, अकम्प्लिस कहलाएगा, कि लेक्सिकोग्राफर कहलाएगा? बहुत आसान सा शब्द है, बताइएगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, ए आंसर करेक्ट है। ऐसे व्यक्ति को कैलीग्राफर कहते हैं, यानी सुंदर लेख लिखने वाला। कार्टोग्राफर कहते हैं मैप बनाने वाले को। अकम्प्लिस कहते हैं अपराध में सहभागी करने वाले व्यक्ति को, सह अपराधी को। और लेक्सिकोग्राफर कहते हैं जो डिक्शनरी को इकट्ठा करता है, डिक्शनरी मीनिंग या डिक्शनरी लिखता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। रिवोल्यूशनरी यानी इनकरेक्ट, बाकी 3 करेक्ट होगा। रिवोल्यूशनरी का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? आंसर करें। REVOLUTIONARY, बिल्कुल सही, ए आंसर करेक्ट है, बट आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकंड देखिए, टेम्परेरी, TEMPORARY, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट तो अब रिपोर्ट देखिए, REPORT, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सी आंसर करेक्ट है। यही आपका रिपोर्ट ही इनकरेक्ट स्पेलिंग है, REPORT इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा। और ऑब्नॉक्शस भी करेक्ट है। ऑब्नॉक्शस मतलब होता है घृणित या निंदा योग्य, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑब्नॉक्शस। ओके, तो रिपोर्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। पहला कह रहा केयरफुल, तो आपको पता है केयर में फुल लगा दो तो केयरफुल का एक एल हट जाता है, ये तो करेक्ट हो गया बिल्कुल। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखें, रेपिटेशन, तो REPETITION होता है ना।
रिपीटेशन, तो आपका ये भी करेक्ट है। डिसेप्शन देखिएगा तो DECEPTION होता है, डिसेप्शन मतलब होता है धोखा। ओके, तो यही आपका इनकरेक्ट था, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना ही था। ओके, और टेम्पेस्ट मतलब आधी तूफान, तो ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, जो कि आपका सी ऑप्शन है। बहुत अच्छे, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, माई सेल्फ राजेश मेहता। ऑप्शन है माई सेल्फ को चेंज करना है, माई सेल्फ इज होना चाहिए, आई एम होना चाहिए, माई सेल्फ होना चाहिए, या नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पहले और तीसरे ऑप्शन में यही अंतर है कि पहले में गैप नहीं है माई और सेल्फ में, तीसरे में गैप है, और आपका सेंटेंस में जो स्पेलिंग दिया है उसमें भी कोई भी गैप नहीं है। तो व्हाट विल बी राइट आंसर बताइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ प्रोनाउन होते हैं ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, ध्यान करिएगा। तो आई एम करेक्ट होगा, बी वाला। अब आप कहेंगे मैम मैंने तो अपने चाचा के लड़के को बोलते हुए सुना है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माई सेल्फ करके कोई इंट्रोडक्शन अगर अपना करवाता है तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, हमें ग्रामर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है, माई सेल्फ कभी भी कोई भी सेल्फ प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ओके, तो चलिएगा, बिल्कुल बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, चेंज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन वाइल एट मुंबई आई स्टेड इन अ होटल एंड मच ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट इन इंटरव्यूइंग पीपल। बताइएगा, आपको याद रखना है मच ऑफ माई पीपल वॉज स्पेंट, ये जो अंडरलाइंड है इसको चेंज करना होगा। कह रहा है जब मैं मुंबई में एक होटल में ठहरा था उस दौरान, मच ऑफ माई टाइम और वाज स्पेंट, मेरा बहुत ज़्यादा समय खर्च हो गया लोगों से इंटरव्यू कराने में ही, यानी कि आपस में परिचय करने में ही। तो मच ऑफ माई टाइम वाज स्पेंट, क्या ये करेक्ट है? यदि करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट लिखेंगे। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट लाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है जो अपनी बात एंड से जोड़ करके आगे बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। इसको याद रख लिएगा कि नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि आई स्टेड इन अ होटल एंड, तो कोई ना कोई वर्ब लाना है, तो देखिए वर्ब लाएंगे, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में सी। क्यों? मैंने बहुत मुंबई में ठहरने के दौरान एक होटल में क्या किया, ठहरा, और क्या किया, स्पेंड मच ऑफ माई टाइम, मैंने बहुत सारा समय अपना खर्च कर दिया, स्पेंट किसमें, लोगों से परिचय बनाने में, परिचय में ही या इंटरव्यू में ही। ओके, तो आपका हो स्टे और होटल, ये स्टे और स्पेंट ये जो वर्ब है एंड से जुड़े हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि क्यों आखिर 7 नंबर क्वेश्चन में सी सही होगा। बाकी ऑप्शन देखिए, कितनी बार आप सब्जेक्ट का परिचय कराएंगे, एक बार तो आपने आई से करवा दिया। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बोर्ड्स आर केप्ट इन अ केज। ये बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। चिड़िया पिंजड़े में रखी जाती हैं, करेक्ट है। वाइन ब्रीवरी में बनता है, क्या ये करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। बिल्कुल, मदिरा मदिरालय में बनता है ना, मदिरा की जो फैक्ट्री होती है उसको ब्रीवरी कहते हैं। शिप्स कहाँ पर रखी जाती हैं, डॉक, शिप्स मतलब ये जहाज, जहाज कहाँ पर रखे जाते हैं, डॉकयार्ड में, क्या ये करेक्ट है या बनते हैं? बताइएगा। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का डी देखा जाए, क्वाइंस बेकरी में बनते हैं कि बेकरी में ब्रेड बनता है, बताइए। बिल्कुल सही, डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, ये डी वाला इनकरेक्ट है। क्वाइंस बनते हैं मिंट में, MINT। ओके, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है उसको मिंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ब्रेड हमेशा बेकरी में बनते हैं, तो सी या डी ऑप्शन इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी आपको बाकी सब करेक्ट है, एक ऐसा कोई है जो इनकरेक्ट है। फिशेज आर केप्ट इन एन एक्वेरियम, मछलियाँ एक्वेरियम में पाली जाती हैं, भाई पाली ही जाती हैं, सबको पता है। लेदर इज मेड इन अ टैनरी, यानी चमड़े का जो काम होता है वो टैनरी में होता है।
होता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लॉथ्स आर केप्ट इन होम, कपड़े घर में रखे जाते हैं। बीज हमेशा अपियरी में रखी जाती हैं, तो ये करेक्ट है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आप कहेंगे मैम मैंने तो यही देखा है कि मेरे कपड़े मेरे घर में ही रहते हैं, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोई विशेष स्पेशल चीज़ बनाई गई है हर चीज़ के लिए। जैसे एक्वेरियम में सिर्फ मछलियाँ ही पाली जाएंगी, चिड़िया नहीं, अंडरस्टूड। वैसे लेदर हमेशा टैनरी में बनाए जाएंगे, डॉकयार्ड में नहीं। उसी प्रकार से क्लॉथ्स हमेशा वारड्रोब में रखे जाते हैं। आपको याद होगा वारड्रोब बना होता है मात्र कपड़े रखने के लिए, याद आया ना। तो बिल्कुल यही सी आपका इनकरेक्ट था। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, टू से रेड मीन्स, टू सी रेड मीन्स क्या होता है। पहला वीक इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जो है कमजोरी, गलत हो गया, ये तो शाब्दिक अर्थ लग रहा है। टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज पर संदेह करना, ये भी इनकरेक्ट है। टू बी प्राउड, लाल लाल आंख लेकर के आप क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे ना, जाहिर सी बात है आपको ऐसे सीधे रखना पड़ेगा। रेड रेड आई हमेशा आप गुस्से से देखते हैं, ना कि हमें जो है आप किसी को गर्व से देखते हैं, तो गर्व से नहीं होगा। सस्पेक्ट भी नहीं, वीक इन हेल्थ भी नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह काम करना क्या कहलाएगा। पहला कॉम्प्लिकेशन यानी मजबूरी, दूसरा रिसोर्सेज यानी संसाधन, तीसरा टू टेक एन अदर्स प्लेस, दूसरे का स्थान लेना, या टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत से हाफ हाफ के काम करना। बताइएगा। बहुत आसान सा आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको कोरिलेशन करना है। देखिए जो डॉग होता है वो हमेशा आपको हाँफते हुए दिखाई देगा, है ना। मैंने तो ज़्यादातर नोटिस किया है तो हाँफते हुए ही डॉग्स जो है देखे जा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन, रिसोर्स और दूसरे का स्थान लेना नहीं होगा, ये डी ऑप्शन। बिल्कुल बहुत अच्छे। टू वर्क वेरी हार्ड मतलब कुत्ते की तरह काम करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होगा। अब विजनरी स्कीम यानी कि जो एक होता है ना कि ऐसी योजना जो विजन में ही होती है। टू पास इन एज एन अब्यूजमेंट, मनोरंजन भरी जिंदगी गुजारना। अप्स एंड डाउन्स मतलब आप जानते हैं ना, उतार चढ़ाव। बिल्कुल आप देखे हो ना, अच्छा समय बुरा समय, तो कहते हो अप्स एंड डाउन्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसी प्रकार से गुड एंड बैड टाइम्स इट मीन्स अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव। बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चन बच्चों आज मैंने जो है कम से कम 4 से 5 देने का प्रयास किया है, ताकि आपको जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको लर्न हो जाए। आ रेड रैग टू अ बुल, इसका मतलब क्या होगा। अब बहुत से बच्चे तो फटाफट आंसर कर ही जाएंगे इसका और करेक्ट भी करेंगे। लेजी पर्सन, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, कॉज फॉर एंगर, या फार फ्रॉम द रियलिटी। बहुत आसान है, आपको बस मतलब आपके इस लाइन में ही मिल गया है, आपको आंसर मिल गया है ना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सी आंसर करेक्ट है। ठीक है। आपको पता है ना कि लाल रंग जो होता है वो हमेशा सांड को गुस्सा दिलाता है। आपने देखा होगा ना, कभी सड़क पर रेड कलर हो, रेड लाइट हो, या रेड कलर के कपड़े पहने, तो जो है उसको गुस्सा आती है, उसकी आंखों में चुभता है ये कलर और वो गुस्से में दौड़ पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपने बुल फाइटिंग वगैरह भी देखी होगी कहीं ना कहीं, टीवी में या कहीं पर भी। वहां पर सांड को जो है लाल कलर का झंडा दिखा के बार बार उसको गुस्सा दिलाया जाता है, भड़काया जाता है और वो अग्रेसिव हो जाता है। तो आपको किसी प्रकार से लर्न कर लेना है। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। 14, द वर्ड ब्लैक ऑक्स मीन्स, काला बैल, इसका मीन्स क्या होगा। पहला नोबल पर्सन, तो श्रेष्ठ इंसान बिल्कुल नहीं। आपको ये शब्द ही बहुत निगेटिव सा लग रहा है, तो कैसे आप नोबल पर्सन आंसर कर दें। मिस फॉर्चून और ग्रेजुअली और वेरी नैरोली, बताइएगा आपको क्या आंसर करना होगा। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, तो आपको पता है चाहे बैल काले हो, चाहे बैल लाल हो, चाहे बैल भूरा हो, लाल का मतलब भूरा वाला ही, और चाहे सफ़ेद हो, वो तो भाई अपनी अपनी प्रजाति होती है कलर की, उसमें उसकी स्पीड का कोई लेना देना ही नहीं होता। वेरी नैरोली ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मिस फॉर्चून यानी काला बैल भेंट हो जाए तो आप कहोगे मिस फॉर्चून, इसका मतलब आप क्या कहेंगे, मिस फॉर्चून। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, द एंटोनिम फॉर फॉलोइंग वर्ड, एंटोनिम बताना पड़ेगा आपको।
पहला ऑप्शन मिल रहा है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का एंटोनिम मतलब अपोजिट। पहला फेल, दूसरा फिनिश, तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा फुलफिल। तो बहुत आसान सा आपको मिल जाएगा, फेल, फिनिश, एग्जीक्यूट और फुलफिल। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो एग्जीक्यूट मतलब भी क्रियान्वित करना, फुलफिल मतलब भी क्रियान्वित करना, पूरा करना, फिनिश मतलब भी करके समाप्त कर देना। तो आपने फेल को ही इसका एंटोनिम मान लेना है, क्योंकि बाकी सब सिनोनिम्स हैं। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 का ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश है आप सभी की, ऐसे ही बनाए रखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्या होगा, एंटोनिम बताना है। बीस्ट करना है या फिर रफ या जेंटल या बारबेरस। तो आपको जो है बीस्ट और जेंटल और बारबेरस और रफ, इसमें आपको दो ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं जो लग रहा है ना सेम सेम। कौन कौन सा आंसर करें बच्चों, बताइएगा। देखिएगा, अगर आपको बीस्ट नहीं भी मालूम है बीस्ट मीन्स क्या होता है, तो रफ और बारबेरस मतलब आप जान रहे हो ना, असभ्य, जंगली, भद्दा, बेकार। तो ये दोनों जब नहीं होगा तो या तो ए होगा या तो सी होगा। तो आप इसको याद रखें, बीस्ट मतलब भी जंगली और बेकार या घातक, या जो है कह सकते हो ना कि निगेटिव जो है चीज़ें। और रफ मतलब भी वही और बारबेरस मतलब भी वही। जेंटल इसका एंटोनिम है, ध्यान रखिएगा, एंटोनिम बराबर विलोम। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। मैमल की, मॉस्किटो की, नेसेसरी की, नेबरहुड की, कौन सा करेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं, मैमल मतलब स्तनपाई, MALLAL होता है तो करेक्ट है। मॉस्किटो को MOSQUITO होता है, ये भी करेक्ट है। नेसेसरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, आंसर करें। NECESSARY। याद है ना, एक ही बार सी आता है, यहाँ तो इसने दो बार कर दिया, तो इसी वजह से आप क्या करिएगा, सी ही इसका आंसर है। नेबरहुड तो करेक्ट है, नेबर, NEIGHBOUR। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी वही है, मिस स्पेलिंग और मॉनिटर, प्रेशर और प्रोबेबली। बताइए, मिस स्पेलिंग MISSPELLING, क्या ये इनकरेक्ट है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा ना, ये करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा, दूसरा है, दूसरा आपको मिल रहा है मॉनिटर। MONITER होता है कि MONITOR होता है, क्या आपने पढ़ा है, आपको याद है ना। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि मॉनिटर का MONITOR होता है। प्रेशर तो और प्रोबेबली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। देयर वॉज, अब आपको मिल रहा है मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन स्टार्टेड वीपिंग। बताइएगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मिल्क को ध्यान करिए, मिल्क क्या है। मिल्क आपको मिल रहा है ना कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको काउंटेबल नाउन बनाने के लिए आप 1 लीटर, 2 लीटर, 1 गिलास, 2 गिलास का यूज़ करते हैं। तो जब आप मिल्क को अनकाउंटेबल मान लिए तो ऑफ यू का यूज़ नहीं हो सकता, द फ्यू का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ यू, द फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के लिए लगता है। तो ए और बी में, बी और सी में से ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, अब बेबी आपका बच्चों के लिए इट लगता है, तो ए तो श्योर है इट लगेगा। लिटिल, द लिटिल की बात करें, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, द लिटिल मतलब जो कुछ भी है थोड़ा। तो यहाँ पर लिटिल मतलब ना के बराबर। अब कह रहा है कि देयर वॉज मिल्क इन द बॉटल शी गेव। अब ना के बराबर दूध रहता तो वो कैसे उसको देती और वो रोना शुरू कर देता। जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी था सब कुछ उसने दे दिया बॉटल में जो दूध था, और बेबी इसके बाद भी, बेबी जब रोना शुरू किया तो ना के बराबर दूध कैसे देती। समझ पा रहे हैं ना, सेंटेंस तो पॉजिटिव जा रहा है, तो सी आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बिट हर वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। यही संभवतः यही वो कुत्ता है जिसने उसको काटा जब वह मार्केट से लौट रही थी। बताइए क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है, बताएंगे। याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छे, कोशिश करें। बी पार्ट में एरर है, इतना मैंने देखिए बता दिया। आप बताइए क्या एरर होना चाहिए।
आपको बताया गया था ना कि यदि सेंटेंस में कहीं पर द सेम आ जाए या द ओनली आ जाए, याद आया होगा ना, या तो द सेम आ जाए द ओनली आ जाए तो सेंटेंस में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है, विच वाट हुम कुछ भी नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको विच का प्रयोग हटा करके दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आप किसी भी प्रकार से आप ज़रूर से ज़रूर नोट करें, किसी भी तरह से लर्न करें, यह आपका काम है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप उन्हें इग्नोर कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा? तो बी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कोशिश। और क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो 21 में क्या होगा? वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नो एरर। बताइएगा, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, क्या करेक्ट किया जाए? अब बस आपको यही ध्यान रखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको मिल गया ना, वन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर हिज नहीं, ओ एन ई और एपॉस्ट्रॉफी एस होना चाहिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। यदि सेंटेंस में वन दिया है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वंस, वन है तो वंस इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वन सेल्फ, और पोजेसिव प्रोनाउन ओ एन ई एपॉस्ट्रॉफी एस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 22, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप 4 o'clock बट टूडे आई गेट अप एट 7 o'clock। बताइए, हर सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ लेकिन आज मैं 7 बजे उठा। यही तो आप कहेंगे भाई। बताइए अब क्या करें? गेटअप को गेटअप ही रहने दें तो नो इम्प्रूवमेंट कर दें, कि गॉट अप करें, कि आई एम गेटिंग अप या आई वॉज गेटिंग अप? बहुत आसान सा है। एग्जाम में ऐसे टेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसके नंबर सब बच्चों को मिल गए होंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, शी टीचेज अस ग्रामर इजंट इट, वह हमें ग्रामर पढ़ाती है ना, पढ़ाती है कि नहीं, ऐसे करके आप पूछते हो ना। तो क्या करेंगे? इजंट ही करेंगे, डजंट इट करेंगे, डजंट शी करेंगे, या इजंट शी करेंगे? व्हाट विल बी राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 को बताएं। देखिएगा, यहाँ पे शी टीचर जस्ट ग्रामर इजंट इट आपको मिल रहा है। ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, और बच्चों क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बताइएगा, इजंट ही करेंगे, डजंट इट करेंगे, डजंट शी करेंगे, या इजंट शी करेंगे? क्या करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? देखिए, शी है ना, और टीचर्स है तो टीचर्स आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आप इज को भूल जाएं तो आपका ए और डी इनकरेक्ट हो गया। बी और सी को याद रखें। अब जो सेंटेंस का स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है, तो जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग किस में जाएगा? टैग निगेटिव में जाएगा। अब शी सब्जेक्ट है तो इट कैसे आ जाएगा? तो इसका मतलब सी करेक्ट है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कोशिश है। ऐसे ही प्रयास और कॉन्फिडेंस एग्जाम में आपको मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। बताएंगे इसमें क्या करेक्ट, क्या मतलब सिंपल सेंटेंस को कैसे सिंपल सेंटेंस चेंज करना है? दिया गया सेंटेंस किस में है तो कैसे पहचानेंगे? बस कंजक्शन को पहचान ले। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है हूँ, आपको सिंपल में चेंज करना है। सिंपल मतलब क्या? एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब आपको मिल गया। आयसा मैन गलत हो गया, एंड आ गया, ये तो कंपाउंड है। आयसा ब्लाइंड मैन, अगर आप कहोगे मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था तो मैंने एक अंधा आदमी देखा, बिल्कुल सही, यही आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर भी सेम पैटर्न, यहाँ भी आपका कंपाउंड और डी आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर है 24 का। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 25 देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही रिजेक्टेड ऑल आवर
प्रपोजल्स, वह हमारे सभी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये दिया गया सेंटेंस किस में है? अब एक ही सब्जेक्ट, एक ही उसका फाइनाइट वर्ब, दैट इज रिजेक्टेड, मतलब क्या हो गया? ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ये आपका सेंटेंस सिंपल में है। अब इसको आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो सीधे आपको क्या याद करना पड़ेगा? दैट या कोई कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो है वर्ड, या बिकॉज, सिंस, एज, अनलेस, अनटिल, इंस्पाइट, इंस्टेड, और आपका इन ऑर्डर टू, बिकॉज, सिंस, एज, इफ, है ना, और आपका वेयर, वेदर, ये सब आपके कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस के कंजक्शन है। तो एंड आपका कंपाउंड है, इसे भूल जाए। ये ऑप्शन बी ऑप्शन में अगर आप ध्यान दें तो दैट आया है, बिल्कुल सही, यही करेक्ट है। और यहाँ पर सी भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि ही रिजेक्टेड ऑल वर आवर प्रपोजल्स, तो ऑल वर कर दिया है इसलिए गलत है। बी क्यों से? क्योंकि कह रहा है कि उसने रिजेक्ट कर दिया हमारे सभी प्रपोजल को, तो उसने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया जो भी हमारे प्रपोजल थे, है ना, जो भी हमने प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना? चलिएगा, तो मुझे लगता है बच्चों आपने बहुत अच्छे से कोशिश की है, और बिल्कुल ये एकदम श्योर है कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपना साथ विश्वास बनाए रखिए। बच्चों बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आपके लिए जो भी जो है समय दे निकाल के मेहनत किया जा रहा है, तो बच्चों आप भी उतना ही मेहनत करें। मैं तो वो कहूँगी कि आप और ज़्यादा मेहनत करें। सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कोशिश करें समझने का। तनिक भी कंफ्यूजन होता है तो ऐसे ही जो है आप अपने स्कोर शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर प्रश्नों को पूछें। क्लासेज कैसे लगी ये भी बताएं, अदरवाइज नहीं जान मिलता है कि कौन सा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।